हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के जो इम्पोर्टेंट्स हेडिंग हैं। तो मैंने आपको किरचॉफ के जो नियम थे, प्रथम नियम, धारा का नियम और जो केसीएल और केवीएल था, मैंने आपको बता दिया था। आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो हेडिंग्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग क्या है? वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल क्या होता है? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। वैद्युत सेल क्या होता है? सेल जो हमें मार्केट में मिलता है, तो उसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो पहली बात तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, मशीन है जो क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है और किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। ठीक है। तो क्या चलिए आगे हम देखते हैं क्या है प्राथमिक सेल, जो इसी का पार्ट है। प्राथमिक सेल क्या होता है? जो जैसे हमें कोई बैटरी मिलती है और जिसे हम एक बार यूज़ करते हैं, फिर हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है। तो ऐसे जो बैटरी होती है उसे हम प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कैसे? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे डेनियल सेल, शुष्क सेल। ठीक है। मार्केट में इस प्रकार की बैटरी बहुत सी मिलती हैं। एक बार यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्या है? द्वितीयक सेल। क्या होता है कि यह सेल जो होता है, जैसे इन्वर्टर है या मोबाइल में जो बैटरी लगी जाती है, तो इन सब की बैटरी द्वितीयक सेल होती है। कैसे? यह क्या है? वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल। ठीक है। जैसे इन्वर्टर है, क्या पहले वह वैद्युत ऊर्जा को लेता है, फिर उसके बाद उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और जब हमारे घरों में बिजली चली जाती है, तो वह क्या करता है? वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे हम अपने संसाधन का उपयोग कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे मोबाइल भी है। पहले क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर लेता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है? आवश्यकता पड़ने पर जब हमें इसे उपयोग करना होता है, तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है और उसके बाद हम अपने संसाधन का उपयोग कर पाते हैं। तो ये सब द्वितीयक सेल के अंतर्गत आते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल। तो जो सेल होते हैं उसमें आंतरिक प्रतिरोध होते हैं। एक जैसे कोई चालक तार है, तो जो उसका प्रतिरोध होता है उसे हम बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन जो जैसे सेल है उसके अंदर भी वायर होते हैं। ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है। तो उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सेल के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो अब इसमें जो सेल होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, इसमें किसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और किसका ज़्यादा होता है, यही इसमें लिखा है। द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है। फिर हमारी हेडिंग आती है सेल का विद्युत वाहक बल। अब सेल विद्युत वाहक मतलब क्या होता है? वाहक मतलब ढोने वाला। जैसे कोई किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ना, तो यही होता है। तो अब देखिए इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है? सेल के द्वारा एकांक आवेश को, देखिए जो सेल है वह एकांक आवेश को बंद परिपथ में प्रभावित करने में, ठीक है, सेल के द्वारा एकांक आवेश को बंद परिपथ में प्रभावित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जो सेल होता है उसमें जो हमारा आवेश होता है, एकांक आवेश होता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे अगली हेडिंग है टर्मिनल विभवांतर। ठीक है। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है कि एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो हम जानते हैं कि विभवांतर क्या होता है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो जो सेल होते हैं उसमें दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है। एक धन टर्मिनल होता है, एक ऋण टर्मिनल होता है। तो सेल है तो उसमें एकांक आवेश होगा, तो एकांक आवेश को धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य
टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, या इस प्रकार कह सकते हैं कि एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से अब हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध हम जानते हैं किसी चालक के मार्ग में प्रभावित होने वाली जो धारा है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो वो एक प्रकार से बाह्य प्रतिरोध होता है। अब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जिससे हम इसमें जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। सेल के अंदर धारा के प्रवाह में वैद्युत अपघट्य के द्वारा उत्पन्न अवरोध को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि सेल के अंदर धारा के प्रवाह में, अब जो सेल है तो उसके अंदर जब धारा प्रभावित होगी तो वैद्युत अपघट्य, जो हमारा सेल होता है उसमें एक विलयन होता है, जब वैद्युत अपघट्य विलयन होता है तो वैद्युत अपघट्य विलयन के द्वारा उत्पन्न अवरोध मतलब बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसे बंद क्यों किया जाता है कि ताकि जो कई प्रकार के सेल जोड़े गए होते हैं तो इन्हें ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि ये प्रदर्शित हो कि ये सेल एक अलग है, ये सेल एक अलग है ना, नहीं तो ये पता नहीं चले किसका विद्युत वाहक बल है, उसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध किसका है, E1 सेल का आंतरिक प्रतिरोध कौन सा है, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए इसमें बॉक्स लगाया जाता है कि ये एक सेल है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यह पूछ लेता है कि आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला यहाँ स्मॉल आर रहेगा, मैंने कैपिटल आर लिख दिया। आंतरिक प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो उनकी बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर हम उनकी बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है दोनों, जो वैद्युत अपघट्य विलयन होता है, जब हम उसमें डुबोते हैं तो जितना उसका क्षेत्रफल, जो इलेक्ट्रोड का जितना क्षेत्रफल होता है, जो डूबा हुआ क्षेत्रफल होता है उसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो इसमें यहाँ स्मॉल आर रहेगा, स्मॉल आर व्युत्क्रमानुपाती 1/n। तो क्या है कि आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर उसके बाद हमारा तीसरी क्या है, आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, और आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर। जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है ये वैद्युत अपघट्य की प्रकृति व किस प्रकार की है और उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। और पांचों हमारा क्या है, ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी हो जाती है। ठीक है, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो जो वैद्युत अपघट्य जो हमारा विलयन है उसकी सांद्रता कम हो जाती है, और सांद्रता कम होने के कारण उसका आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये आपको 5-6 हेडिंग्स बता दी, इसमें बहुत कम हेडिंग है। तो हमने आपको किरचॉफ के जो नियम हैं KCL KVL वो भी बता दिए हैं। अब इसमें 1-2 हेडिंग और बचा है, मीटर सेतु, वेट स्टोन सेतु, ये 2 हेडिंग और विभवमापी हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। तो अगले वीडियो में हम आपको मीटर सेतु और वेट स्टोन सेतु बताएंगे, और वो थोड़ा लंबा टॉपिक है तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।